हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। आज के क्लास में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अभ्यास सीरीज़ को, और हम फिर से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे नए टॉपिक्स पे, नए कॉन्सेप्ट्स पे, और हम डिटेल में समझेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताई थी कि आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन पहले ही आपको सॉल्व कर लेना है, आपको अपना आंसर मार्क कर लेना है, और फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जब मैं आंसर मार्क करूंगी, तो आपको देखना है कि आपने करेक्ट मार्क किया था या इनकरेक्ट। उसी के बेसिस पे आप मेरे को कमेंट करेंगे कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं एंड इतने इनकरेक्ट। फिर हम देखेंगे कि किस बच्चे के कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है। ऑलराइट, और इससे आपको अपना खुद का लेवल भी पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में या किस कॉन्सेप्ट में वीक हैं। आप उसी के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट को आगे जाके रिवाइज कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यस, तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग चौथा ए में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निहित है? Which of the following is fundamental duty enshrined in Part 4A of the Constitution? अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के पार्ट्स हैं। तो पार्ट 4A में हमें पता चलता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ड्यूटी हमारे संविधान में या मौलिक अधिकार में हमें मौलिक कर्तव्य में हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years, to safeguard public property and abjure violence, to pay taxes and contribute to the development of the nation। अब आप अपना आंसर मार्क करो, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अब मैं एक बार हिंदी में ऑप्शंस पढ़ती हूँ। राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, 6 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, करों का भुगतान करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना। देखो एस्पिरेंट्स, ये जो 3 ऑप्शंस है ना, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने प्लेसेस को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट को, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसे बचा के रखना है, ये कह रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी है। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years। ये जो थी सेकेंड वाली, ये कौन से उसमें ऐड की गई थी? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी। ठीक है, अब हमें पूछा है कि इसमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, नॉट एंश्रिंड, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। तो हमें कौन सी देखने के लिए नहीं मिलती है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू पे टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये जो ड्यूटी थी टू पे टैक्सेस, ये स्वरान सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था कि ये भी हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी रखनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, अब देखो, वेट, द स्लाइड इज, वेट, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पार्ट 4A में देखने के लिए मिलती हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड
बाय अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज? कमेंट करके बताओ मेरे को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, ये आती हैं आर्टिकल 51A। ठीक है, अब देखो ये जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पता चलता है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये ड्यूटी हमें कहाँ देखने के लिए मिली? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। और ये किसने रेकमेंड करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये करी थी स्वरान सिंह कमेटी। स्वरान सिंह कमेटी ने रेकमेंड करी थी ये। और हमने कहाँ से ली है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये ली हैं हमने यूएसएसआर से, जो कि अभी रशिया हम जिसे बोलते हैं, अभी रशिया बोलते हैं, पहले यूएसएसआर था। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटी जो है, राइट टू पे टैक्सेस और ये टू पे टैक्सेस एंड ऑल, तो ये भी रेकमेंड की थी स्वरान सिंह ने। और ये भी कहा था कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें लागू करना चाहिए लोगों को। अगर लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें उनके ऊपर फाइन लगेगा, या उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन ये दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करी थी गवर्नमेंट ने। ऑलराइट, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, करों का भुगतान करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा संविधान की आत्मरक्षा अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया? Which of the following have been described as the conscience of the Constitution by Granville Austin? अब ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मतलब किसे अंतरात्मा कहा है, संविधान की अंतरात्मा। मतलब इसके बिना संविधान का कोई मूल अधिकार, कोई कुछ संविधान का कोई फिलॉसफी नहीं है। अगर ये नहीं होते तो संविधान का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब उसका अंतरात्मा है। जैसे हमारे अंदर एक अंतरात्मा होती है जो हमें एक इंसान बनाती है। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर अंतरात्मा नहीं होगी तो वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, हम अपनी कॉन्शियसली डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो वही अंतरात्मा पूछिए कि किसे कहा है। अब प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर प्रियम्बल नहीं होता तो क्या संविधान का कुछ अंतरात्मा बदलती या कुछ होता? संविधान के तो बेसिक फिलॉसफी रहती ना वही, तो प्रियम्बल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी भी नहीं, तो अगर हम देखें, अगर फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाएं तो क्या जो संविधान है उसका कुछ हमें कुछ अधिकार या हमारे कुछ अधिकार रह जाएंगे? नहीं ना। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें हमारे राइट्स बताते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बता रहे हैं कि स्टेट को क्या करना है, स्टेट की ड्यूटीज़ क्या हैं, जो सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है, उन्हें क्या प्रोवाइड करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्शियंस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मरक्षा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एंड मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना तो नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार एंड राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो आर करेक्ट आंसर इज सेकंड सी, सेकंड एंड थर्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इस विचार से साथ शामिल किया गया था। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ।
अब फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो थे वो किस पर्पस से, किस अधिकार से, या किस क्या माइंड में चल रहा था कि इसलिए हमने जोड़े गए, इसलिए हमने जोड़े फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में, वो हम देखते हैं। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए जोड़ी गई थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कर्बिंग सबवर्सिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गिविंग मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव। मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देना, विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना और कार्यपालिका को अधिक शक्ति देना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने का सबसे जो मेन कारण था वो था सबवर्सिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को कर्ब करना, ठीक है, इनको ख़त्म करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन मोटिव ही यही था कि इनको एक्टिविटीज़ को जो हम हम अपने राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और अगर वो फंडामेंटल राइट्स वो वॉयलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, हम अपने राइट्स तो इन्जॉय कर रहे हैं बट हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी तो बनती है ना, ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए ना कि हमें अपने कल्चर को, अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना है, अपने नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, नेशनल यूनिटी को बनाए रखना है, और भी बहुत सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें कहा इसलिए लाई गई कि हम ताकि अपने राइट्स को एंजॉय करते करते फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी रिस्पेक्ट करें, उनको भी, अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करें। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़, सी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किचन कैबिनेट संसदीय सरकार की विशेषताओं में से एक है। शक्ति का संलयन राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की विशेषता है। निचले सदन का विघटन राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की एक विशेषता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किचन कैबिनेट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। किचन कैबिनेट की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में। फ्यूजन ऑफ पावर इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्यूजन ऑफ पावर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बताना है, हमें करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। अब देखो, किचन कैबिनेट जो होता है, it is not the feature of parliamentary government, it is the feature of kitchen, wait, yes, तो किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर का बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। कोई भी एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर सकता, जो कि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों ही एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं। मींस कि एक दूसरे के पावर, अगर कोई अपने डोमेन को क्रॉस कर रहा है या अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है तो उस पर दूसरा ऑर्गन आके चेक कर सकता है, ठीक है। जैसे जुडिशरी जब जुडिशियल रिव्यू से क्या करती है, जुडिशरी देखती है कि एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये क्या होता है, ये होता है पावर जो है, एक जो तीनों ऑर्गन है अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं बट एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं। ओके, सो किचन कैबिनेट हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा। किचन कैबिनेट इज अ, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना वो अपने ही मर्जी से अपना एक कैबिनेट बनाते हैं, वो खुद चूज करते हैं।
कुछ लोगों को वो चूज करते हैं, एंड इट इज नॉन एडवाइजरी, सॉरी इट इज एडवाइजरी, एडवाइजरी, ठीक है, एंड चूजन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके जो दे आर नॉन इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड, एंड कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। अब ये जो होगा, ये किचन कैबिनेट एडवाइजरी होता है, इनकी जो भी ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लोगों को अपना कैबिनेट बनाते हैं, लोगों को चुनते हैं, वो अपनी मर्जी से, जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्तों से बोल दूं यार तुम मेरे को एडवाइस दो इस मैटर पे, तो इसी तरीके से किचन कैबिनेट होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, कैबिनेट होता है जो कि एक फॉर्मल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और उनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, वो एडवाइस जो होगी वो एडवाइजरी नेचर की होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट चूज करेंगे, ये नॉन इलेक्टेड होंगे, ओके। सो ये किचन कैबिनेट का जो गवर्नमेंट है हम कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अब सेकंड कह रहा है फ्यूजन ऑफ पावर इज द फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर मतलब कि पावर का मिलाव, पावर का जब हमें फ्यूजन दिखता है वो हमें कहाँ दिखता है, वो हमें दिखता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीनों ऑर्गन मिलके साथ काम करते हैं, बट हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लीगली स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, लोअर हाउस कहाँ डिसॉल्व होता है, लोअर हाउस जो है लोकसभा, लोकसभा का जो डिसोल्यूशन होता है वो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, बट लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल में। एक टर्म होता है लोकसभा का, उसके बाद उसके जो मेंबर्स हो जाते हैं वो फिर नए मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं। तो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, उसका जब टर्म पूरा हो जाता है तो लोअर हाउस डिसोल्यूशन किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, वो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दी अबव, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली के निम्न में से कौन से अवगुण हैं, मंत्रिमंडल की तानाशाही, चौकिया, लोगों द्वारा शासन, शक्तियों का पृथक्करण या अस्थिर सरकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। Which of the following are the demerits of the parliamentary system of government? अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से, ये जो है दिया हुआ आपको ऑप्शंस, इसमें से कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट्स हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे, जिसे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर नाम कहाँ से आया, ये नाम रखा गया, ब्रिटेन की एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वहाँ से ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हुआ था, तो वहाँ पे इसका नाम दिया गया वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर्स जो होती है वो फ्यूजन होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब इसकी बुराइयां पूछ रहा है, इसके डिमेरिट्स पूछ रहा है, क्या नुकसान है इसके। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, गवर्नमेंट बाय द एमेटर्स, सेपरेशन ऑफ द पावर एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक सबसे जो बड़ी वो कह सकते हैं हम कि अवगुण है या डीमेरिट है, वो ये है कि यहाँ पे कैबिनेट जो होता है, बहुत रूलिंग पार्टी जो होगी वो अगर वो मेजॉरिटी में होती है, जो सारे कैबिनेट जो भी मंत्री होंगे सब उसी की पार्टी के होते हैं, तो वो लोग बहुत पावरफुल बन जाते हैं। अब वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कैबिनेट की डिक्टेटरशिप आ जाती है, मतलब मंत्रिमंडल की तानाशाही हो जाती है। गवर्नमेंट बाय एमिटर्स, शौकिया लोगों का द्वारा शासन, मतलब कि जो लोग हैं, जो कैबिनेट है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है अपनी फील्ड में। दे आर लाइक इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। जब भी उन्हें कोई मिनिस्ट्री अलॉट की जाती है, लाइक किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी जा रही है, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जा रही है, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, तो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। अब वो हेल्थ में या एजुकेशन में या एक्सटर्नल अफेयर्स में या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में वो एक्सपर्ट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट बाय एमिटर्स। ओके, करेक्ट। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का सेपरेशन हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं हम, ये हमें दिखता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने। ये पार्लियामेंट का डीमेरिट नहीं है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट में क्या होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, यस, कभी भी गवर्नमेंट बदल सकती है, क्योंकि कभी भी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कभी भी प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि अब आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। तो पार्लियामेंट जो होता है, लाइक फॉर्म जो गवर्नमेंट होता है, वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने या फिर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, जो कैबिनेट्स हैं या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उन्हें अपनी जगह, अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ता है, अपना जो भी गवर्नमेंट है उससे हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ये भी इसकी एक बुराई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है? Which of the following are the mandatory features of unitary system of government? Okay, written constitution, no division of power, supremacy of the constitution. अब देखो, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा फीचर मैंडेटरी, मतलब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट या एक ही गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे दो गवर्नमेंट नहीं होंगी, डुअल पॉलिटी नहीं होगी। जैसे हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रीजनल ऑटोनोमी नहीं होती, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो बना सकता है, बट यूनिटरी में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन से मैंडेटरी, मतलब ज़रूर होंगे, अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है तो कौन से फीचर्स ज़रूर होंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ज़रूरी नहीं है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमें देखने के लिए मिलता है दो जगह, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। बट ऑन द अदर हैंड फ्रांस में क्या है, फ्रांस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या ये मैंडेटरी फीचर है, क्या ये ज़रूर है कि अगर वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पे ज़रूरी ही कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा?
नहीं, अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हो सकता है, जैसे फ्रांस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक। अब नो डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन नहीं होगा, ये करेक्ट है, हाँ, पावर डिवाइड नहीं की जाती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है? जैसे हमने देखा जापान में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुप्रीम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुप्रीम क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात होती है ब्रिटेन में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा ही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिखित संविधान, सत्ता का कोई विभाजन नहीं, संविधान की सर्वोच्चता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी फीचर, ओके। तो सेकंड ओनली, डी इज द करेक्ट आंसर, टेबल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फीचर्स जरूरी होने चाहिए, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि अगर फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि पावर्स डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हो सकता है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी हो। तो जब फेडरल की बात चल रही है तो पावर का डिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर नहीं है, नॉट द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड डिवीजन ऑफ पावर। अब द्विसदनीय विधायिका, लचीला संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका एंड शक्तियों का विभाजन। तो डिवीजन ऑफ पावर तो हमें देखने के लिए मिलता है फेडरल में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी जरूरी है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड होगा तो, और ये जरूरी नहीं है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर ना हो, ठीक है। तो हमें देखने के लिए मिलेगा, यस। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी कमेंट करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल फीचर क्या होता है, यहाँ पे होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रखा गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा गया, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कुछ बात कह रही है कि हम आपको ऐसे ऐसे टैक्स लगाने की पावर देंगे, फाइनेंसेस ऐसे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को बता रही है, लेकिन वो जब मन चाहे संविधान को बदल सकती है, जब उसका मन चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगाने की पावर को बदल सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उसको बदल सकती है। तो इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पावर ही नहीं है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि पावर्स का डिवीजन बना रहेगा, सबको अपनी पावर्स का पता रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट करेक्ट, लचीला संविधान। ओके, नेक्स्ट,
भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय प्रणाली को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण हैं? Which of the following are the prominent reasons for the adoption of the federal system by the framers of the constitution in India? अब जब हमारे संविधान को बनाया गया तो हमने बहुत सारे फीचर्स अडॉप्ट करे अलग अलग कंट्रीज से। तो हमने एक फीचर अडॉप्ट करा था कि हमने अपने कंट्री को क्या रखा, हमने फेडरल सिस्टम अपनाया। अब फेडरल सिस्टम क्यों रखा? हो सकता था हम अपनी कंट्री को यूनिटरी भी बना सकते थे, हमारे पास था, लेकिन हमने फेडरल ही क्यों रखा? मतलब हमने पावर्स को डिवाइड क्यों किया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि पहली चीज देखो, ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। द लार्जेस्ट साइज ऑफ द डेमोक्रेसी, वास्ट सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, हायर इलिटरेसी रेट। अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। आप अपना आंसर मार्क करो, मैं एक बार हिंदी में ऑप्शंस पढ़ती हूँ। देश का सबसे बड़ा आकार, विशाल सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, उच्च निरक्षरता दर। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, सही उत्तर चुने। अब हम देखो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कंट्री, दिस इज करेक्ट। हमारी कंट्री का बहुत बड़ा साइज है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू गवर्न सच अ बिग और सच अ वास्ट कंट्री बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। तो इतनी बड़ी जो कंट्री है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ी टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है। तो ये फीजिबल नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या फिर यूनिटरी मॉडल लाते हम कि एक ही गवर्नमेंट हो और एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को गवर्न कर रहा है, मतलब कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है और वही काम कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या रखा, पावर्स का डिवाइड कर दिया ताकि एक नेशनल यूनिटी बनी रहे विद रीजनल ऑटोनोमी। ओके, सो वास्ट सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे देश में अलग अलग कल्चरल अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है। लोग हम देखते हैं कि हर कदम कदम पे हमें डाइवर्सिटी मिलती है अपने देश में, वेदर इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, या फिर कोई और डाइवर्सिटी की बात करें, तो हमारे देश में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमने क्या किया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। अब हायर इलिटरेसी रेट का ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं, ये नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज द कैबिनेट सिस्टम? कैबिनेट सिस्टम इनमें से किसने कहा? आइवर जेनिंस, एच.जे. लस्की, बेगहॉट एंड ग्रेनविल ऑस्टिन। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए, अपना आंसर मार्क करो, सोचो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आइवर जेनिंस। आइवर जेनिंस ने क्या कहा था? आइवर जेनिंस ने कहा था कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ, जहाँ पे क्या होता है, सारे कैबिनेट का एक न्यूक्लियस है। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक कैबिनेट होता है। अब ये जो कैबिनेट है, इट इज़ द न्यूक्लियस, मतलब कि सारे डिसीजन, सारे जो पॉलिसी मेकिंग, सब कुछ वो एक कैबिनेट ही तो लेता है ना डिसीजन। वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमने डिसीजन लिया है, अभी आप पे लागू होता है, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। अब जो वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो उन पर बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो आइवर जेनिंस ने कहा था ये कैबिनेट सिस्टम। अब एच.जे. लस्की जो हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि कैबिनेट की डिक्टेटरशिप रहेगी। कैबिनेट अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी पे भी कोई भी पॉलिसी लगा सकता है, या कोई भी लॉ पास कर सकता है। अगर कैबिनेट
तो कैबिनेट की डिक्टेटरशिप को ही हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है इन्होंने, एच.जी. लस्की ने। ठीक है, इसको याद रखना। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। वेट, बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो इसको आपको याद रखना है, स्टेटमेंट को जो मैंने अभी बताई है, एच.जी. लस्की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार प्रणाली की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम? अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का फीचर बताना है हमें। इसमें से कौन सा फीचर है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, मेजॉरिटी पार्टी रूल, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार की नामांतर और वास्तविक कार्यकारी बहुमत दल का शासन, निचले सदन का विघटन एंड प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब आप अपना करेक्ट आंसर मार्क करो और बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? इट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, दैट इज नोन एज, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है पार्लियामेंट में, जिसके ज़्यादा सीट्स होंगी लोकसभा इलेक्शन में वो पार्टी क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस का डिसॉल्व होगा लोकसभा। लोकसभा डिसॉल्व होती है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अपना टर्म पूरा होने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो लार्जेस्ट मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उसे हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडरशिप रहेगी प्राइम मिनिस्टर की। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मंत्रिपरिषद भारतीय सरकार प्रणाली के निम्नलिखित में से किस अंग के प्रति उत्तरदायी है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पीपल ऑफ इंडिया, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन से ऑर्गन को है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो अंडर आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट in general and Lok Sabha in particular। क्या मतलब है इसका? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट इन जनरल बट लोकसभा इन पर्टिकुलर। सो पर्टिकुलरली किसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का निचला सदन। ओके, वेट, आप अपना आंसर मार्क करो।
तो थोड़ा सा इशू हो गया है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए 5 सेकेंड। तो ऑलराइट, सो अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन? यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं है? अभी यूनिटरी फीचर की बात, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है? नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्ट्रॉन्ग सेंटर, राज्य प्रतिनिधित्व की कोई समानता नहीं, आपातकालीन प्रावधान, संविधान का सर्वोच्चता एंड मजबूत केंद्र। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है। पहले हम देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। तो नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अब देखो जहाँ पे यूनिटरी फीचर होगा वहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब वहाँ पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो ये तो यूनिटरी फीचर है, तो इसे हम हटा देंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस भी देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हम हटा देंगे। यूनिटरी फीचर में क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा यूनिटरी फीचर में, तो इसे भी हटा देंगे। तो क्या नहीं होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा वहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिफाइंड होंगी, ठीक है, पावर क्या होंगी, डिफाइंड होंगी। ओके वेट, let me just check whether am I audible or not. okay, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट, भारतीय प्रणाली में वित्तीय एकात्मकता की विशेषताएं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल यूटिलिटेरियनिज्म फाइनेंशियल यूनिटेरिज्म इन इंडियन सिस्टम। अब फाइनेंशियल यूनिटेरिज्म क्या हो जाता है, देखो अभी हमने देखा यूनिटरी जहाँ पे सिंगल सिस्टम होता है, फाइनेंशियल यूनिटरिज्म में क्या होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट फाइनेंसेस पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि स्टेट को कितना फाइनेंस देना है, कैसे स्टेट्स टैक्स लगाएगी, कैसे टैक्स एलोकेट होगा, क्या पावर्स हैं टैक्स इम्पोज करने की, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स अपॉन द सेंट्रल ग्रांट्स, नीति आयोग विच कंट्रोल्स डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द स्टेट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ओके, सो हमारा पहला ऑप्शन है केंद्रीय अनुदानों पर राज्यों की निर्भरता, दूसरा है नीति आयोग जो राज्यों में विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब आप अपना सही आंसर मार्क करो जल्दी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। देखो इसका जो करेक्ट, मैंने आपको फाइनेंशियल यूनिटरिज्म का मतलब बताया क्या होता है।
तो डिपेंडेंस, इससे क्या पता चलता है कि डिपेंडेंस मतलब स्टेट्स का डिपेंडेंस है सेंट्रल ग्रांट्स पे, यस करेक्ट, ये हो जाएगा इसका फीचर। नीति आयोग विच कंट्रोल्स डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द स्टेट्स, यस करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो नीति आयोग पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय सरकार को इस नाम से भी जाना जा सकता है। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैन बी नोन एज, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या जो ये जो चैप्टर है ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आप देखोगे यूपी पीसीएस हुआ या यूपीएससी हुआ या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आता ही है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी शुड नॉट स्किप, ठीक है। तो फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से पार्लियामेंट्री अगर फॉर्म पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं या क्या और फीचर होता है उसका। तो सरकार की निश्चित कार्यकारी प्रणाली, कैबिनेट सरकार, गैर जिम्मेदार संवैधानिक सरकार। अब नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। कैबिनेट गवर्नमेंट कह सकते हैं हम। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप मेरे को करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कैबिनेट सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये है अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर, आर्टिकल 368 की बात हो रही है। अब अनुच्छेद 368 में हमें क्या पता चलता है, आर्टिकल 368 ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। वो संविधान को बदल सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स को, उसके पास पावर नहीं है टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर, फंडामेंटल राइट्स को रिपील मतलब फंडामेंटल राइट्स को बदलने की या हटाने की पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास, क्यों, वो पूछ रहा है। एंशरेंट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पार्ट 3 में आते हैं, संविधान के भाग 3 के तहत निहित है। दीज आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूल संरचना का हिस्सा है इसलिए। दीज आर ह्यूमन राइट्स, ये मानव अधिकार हैं। दीज आर ट्रांसेंडल राइट्स, ये पारलौकिक अधिकार हैं। अब देखो हमने बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूल संरचना का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि एक केस था केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 संविधान को बदलने की, वो पावर आप कुछ प्रोविजंस में नहीं यूज़ कर सकते। वो पावर आपकी कब अप्लाई नहीं होगी, जब बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान की जो कि उसमें रखी गई हैं ताकि पार्लियामेंट उसको ना बदल सके, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स हैं जो उसमें रखे गए, जैसे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये रखा गया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अलग अलग प्रोविजंस टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, ठीक है। तो क्यों हम नहीं बदल सकते, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया? विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर्ड सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शंस हैं
केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोम्मई केस, करतार सिंह केस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ये जो केसेस हमें दिख रहे हैं, इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बताया कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली कौन कौन से फीचर्स थे, वो फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बदल सकता, उसके पास पावर नहीं है बदलने की। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक और केस के थ्रू एक प्रोविजन रखा गया था जो कि सेक्युलरिज्म था। अब सेक्युलरिज्म क्या बताता है, धर्मनिरपेक्षता क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म होंगे, हमारे देश में जो भी धर्म है, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उन सबको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये बताता है हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म, ये बताता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएसए की बात करें, यूएस सेक्युलरिज्म में वहाँ क्या है, वहाँ स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट एंटिटी है, वहाँ पे प्योर डिवीजन है, ठीक है, स्टेट और रिलीजन के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है और यूएसए में नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये बताया गया था हमें एसआर बोम्मई केस में। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में आता है। और एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर मतलब किसी भी केस से डील कर रही है तो वो रिलीजन के बेस पे नहीं करेगी, मतलब रिलीजन को एज अ सोर्स लेके नहीं चलेगी वो, ठीक है, तो सब सारी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसआर बोम्मई मामला। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन टेरिटरी। इंडिया की टेरिटरी के बारे में बताना है। इंडियन टेरिटरी कैन बी ceded टू अ foreign state only by amending the constitution under Article 368. Settlement of a boundary dispute between India and another country should be done with the prior recommendation of the President. इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय क्षेत्र को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके एक विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद का निपटारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से किया जाना चाहिए। अब इसमें से हमें करेक्ट बताना है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में क्या कहा कि जब बेरूबरी यूनियन केस था, बेरूबरी यूनियन केस क्या बताता है, ये था इंडिया और बांग्लादेश की टेरिटरी को या फिर ईस्ट पाकिस्तान जैसे हम कहते हैं, ये उसकी टेरिटरी को मतलब जो डिस्प्यूट चल रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए एक केस आया था बेरूबरी यूनियन। इसमें इंडिया ने कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करी थी और बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरी इंडिया को ट्रांसफ़र करी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट के पास जो पावर है, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 में क्या है पार्लियामेंट के पास पावर, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकते हैं, किसी भी स्टेट के अबॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ख़त्म कर सकते हैं किसी भी स्टेट को। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप इस पावर के अंदर जो आपके पास ये आर्टिकल 3 में जो पावर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर अपनी टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दोगे, फॉरेन कंट्री को दे दोगे। मतलब कि जो पावर पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 3 में, जो कि वो किसी भी स्टेट का एरिया को बदल सकते हैं, किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट के
कोई स्टेट को ख़त्म कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं। तो ये जो पावर है, इसमें इस पावर के अंतर्गत ये पावर नहीं आती कि आप अपनी स्टेट या अपनी टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री को दे दोगे, ये पावर आर्टिकल 3 में नहीं आती। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप इंडिया की स्टेट, किसी स्टेट को दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तो आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इफ यू आर मतलब इफ गिविंग, रुको, अगर हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, टेरिटरी दे रहे हैं हम फॉरेन कंट्री को इंडियन टेरिटरी दे रहे हैं हम फॉरेन कंट्री को, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा संविधान में, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। हमें आर्टिकल 368 में बदलाव करना पड़ेगा अगर हम अपनी इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा कि अगर किसी इंडिया की किसी टेरिटरी को आप दूसरी कंट्री को दे रहे हो, मतलब इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की जगह किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तो आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान को बदलना पड़ेगा, तब आप दे सकते हैं। बट अगर आप किसी बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे इंडिया की आप टेरिटरी किसी और को नहीं दे रहे, किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे रहे, तब आपको संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। तब एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी आप कर सकते हो। ओके, सो सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री शुड बी डन, ये इनकरेक्ट है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा बारी बारी से की जाती है, ठीक है। Which of the following bodies are chaired by the chief ministers of states on the rotational basis? Chief ministers of state, chief ministers जो हैं, इनमें से कौन सी बॉडी में चीफ मिनिस्टर जो हैं एज अ चेयर करते हैं रोटेशनल बेसिस पे? तो अगर हम जोनल काउंसिल्स की बात करें, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो कि कौन से एक्ट में बने थे, एक्ट में वो बने थे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो इसको चेयर कौन करता है, इसको करते हैं होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर चेयर करेंगे इसको। नीति आयोग और गवर्निंग काउंसिल को कौन चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। बट जो सीएम होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Financial bill are those bills that deal with the fiscal matters. All financial bills are money bills. A certification of the speaker is required when the money bill is transmitted to the Lok Sabha. Which of the following is given above are correct? वित्तीय विधेयक के वे विधेयक होते हैं जो राजकोषीय मामले में से निपटते हैं। सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक होते हैं। जब कोई धन विधेयक लोकसभा में भेजा जाता है तो अध्यक्ष का प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही बताना है, सही चुनना है। अब देखो, मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है? ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, मतलब कि मनी बिल जो है, पहली चीज तो ये है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल
बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है मनी बिल या फाइनेंशियल बिल से, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है इस टॉपिक को। ओके, तो मनी बिल हमें आर्टिकल 110 में पता चलता है, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मनी बिल क्या है? ऑल मनी बिल्स, all money bills are financial bills, financial bills। मनी बिल्स किस चीज से डील करता है? कोई भी टैक्स इम्पोज कर रहे हैं हम, ठीक है। मनी बिल में क्या क्या होता है? इट डील्स विद द, कोई भी टैक्स लगा रहा है, इम्पोज कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है या रेमिशन कर रहा है, ठीक है, एटसेट्रा। कोई भी टैक्स लगा रहा है तब हम मनी बिल का कहेंगे कि दिस इज द मनी बिल, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बोरोइंग मनी, बोरोइंग मनी, गवर्नमेंट पैसा उधार ले रही है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बोरोइंग मनी। या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, तब उसे हम मनी बिल कहेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? और मान लीजिए कोई भी जैसे जो बिल है मनी बिल, अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ उसको, या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से डील कर रहा है, तब वो मनी बिल कहलाया जाएगा, ठीक है। अब मनी बिल जो होता है वो कौन सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है? वो सर्टिफाई करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो बताते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल नहीं है, ठीक है। अब मनी बिल जो होगा वो कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। और जब राज्यसभा के पास जाता है वो ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में। मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर जब वो स्पीकर उस पर सर्टिफाई करेंगे कि ये मनी बिल है, फिर वो ट्रांसमिट होगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास एक लिमिटेड टाइम होता है उसको पास करने के, अगर वो नहीं पास करते हैं, नहीं वापस करते हैं, तो बिल दोनों की सहमति से पास हो जाता है, ठीक है। तो मनी बिल ये होता है। अब मनी बिल जो है, फाइनेंशियल बिल क्या होगा? अब फाइनेंशियल बिल जो है वो रेवेन्यू, अब देखो फाइनेंशियल बिल जो होगा, फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल हमें आर्टिकल, दो तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं। एक हमें पता चलता है आर्टिकल 117(1) में पता चलेगा, और एक हमें आर्टिकल 117(3) में पता चलता है। तो दो तरह के फाइनेंशियल बिल होंगे। और जो फाइनेंशियल बिल होते हैं ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अगर कोई भी मैटर रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, जहाँ पे पैसा आ रहा है या खर्च हो रहा है, तो वो क्या होगा? फाइनेंशियल बिल होगा। अब फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, बट ऑल मनी बिल्स आर, जितने भी मनी बिल्स होंगे वो फाइनेंशियल बिल होंगे, बट सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते। मनी बिल कौन से होंगे? जो इन सब मैटर्स से डील कर रहे हैं, इन सब मैटर्स के डील कर रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स दैट डील विद द फिस्कल मैटर्स। हाँ, फाइनेंशियल बिल्स वो होते हैं जो फिस्कल मैटर से डील कर रहे हैं, करेक्ट। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स होते हैं क्या? नहीं, इनकरेक्ट। फाइनेंशियल बिल मनी बिल कब होगा? जब वो मनी बिल के प्रोविजन से डील कर रहा है, तो वो मनी बिल कहलाया जाएगा। जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया, अगर उनमें से कोई भी प्रोविजन होता है तो वो मनी बिल होगा। और मनी बिल को कौन सर्टिफाई करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स? नो, बट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। A certification of the speaker is required when a money bill is transmitted to the
लोकसभा, करेक्ट। जब बिल लोकसभा से राज्यसभा जाएगा तो स्पीकर की सर्टिफिकेशन रिक्वायर है। ओके, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? 1 and 3rd, फर्स्ट एंड थर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा? लोकसभा के बारे में हमें बताना है। लोकसभा इज द पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो हमें लोकसभा के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द लोकसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552 मेंबर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। द लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडिया। लोकसभा एक स्थायी निकाय है और ये भंग नहीं होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या 552 हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लोकसभा परमानेंट बॉडी है? डिसोल्यूशन नहीं होता? यस, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है। लोकसभा हर 5 साल के बाद जब उसका टर्म पूरा हो जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर नए मेंबर सिलेक्ट होके लोकसभा में आते हैं। तो लोकसभा लोकसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के। बट पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? तीन चीजें, 3 लोग आएंगे, एक तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउस एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों रखा गया है? पार्लियामेंट का हिस्सा इसीलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी बिल जब बनता है, एक्ट, तो जब वो बिल पास होता है तो दोनों हाउसेस के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी एसेंट के लिए, उनकी राजी के लिए। जब तक कि किसी भी बिल पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा कहा जाता है। पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552। यस, करेक्ट। देखो, लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 552 मेंबर्स होंगे। वेट, अब लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने होंगे? टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 552 है। ठीक है, अब इसमें से जो मेंबर्स होंगे 530, इसमें से 530 मेंबर्स representing स्टेट्स। ठीक है, 530 मेंबर्स इसमें से स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसमें से 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं या होते थे। ये एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट चूज करते थे, लोकसभा में प्रेसिडेंट चूज करके भेजते थे। ठीक है, 2 मेंबर्स को। बट अब ये प्रोविजन को हटा दिया गया है, ये प्रोविजन अब खत्म हो गया है। कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है इसे? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये होता है 530 मेंबर्स हैं जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है 2019 में। ठीक है, ऑलराइट, 2019। तो
हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552 मेंबर्स। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलिए आज की क्लास कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमने आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, और हम इसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। ओके, इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करती रहूँगी, लाती रहूँगी और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। और मुझे अब जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।